हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो है जो हमारा जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर चल रहा था साइकोलॉजी का, उसी का जो है हम हाफ पार्ट बचा हुआ है उसी को करते हैं, क्योंकि 10 मिनट के अंदर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि 10-10 मिनट के वीडियो ही डाला जाए। इसमें हम 6 नंबर सवाल पे आए हुए थे। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो गाइज इसमें देखिए, ऑप्टिक एस्ट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइप्रोमिया, ये क्या है? हाइप्रोपिया, प्रोमिया होता है ये, कि प्रोपिया क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन। तो इसमें गाइस कोई भी नहीं आएगा, तो इन्होंने बॉन्स अंक दिए हैं, क्योंकि ये दूरदर्शिता जो है ना, ये नहीं होता, दूरदर्शी होता है, दूरदृष्टि या दूरदृष्टि दोष है ना। तो ये दूरदृष्टि दोष किससे संबंधित होता है? तो सवाल आ जाता हाइप्रोपिया, जो इसमें लिखा है ना। तो हाइप्रोमिया या दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु, गाइस एक बात याद रखना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर की वस्तु जो होती है ना, दूरदृष्टि दोष में दिखती है। होना तो ये नहीं, ये चाहिए कि दोष है तो दिखनी नहीं चाहिए, बट नहीं, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती। ऑप्टिक एस्ट्रोफी जो है नेत्र गोलक से संबंधित रोग है। ऑप्टिकल देखो, ऑप्टिक मतलब ऑप्टिकल हम देखते हैं चश्मा वाले, स्पेक्स वाले शॉप पे, तो ऑप्टिकल मतलब चश्मा, नेत्र से संबंधित है। एस्टिग्मेटिज्म जो है, हम चाहते हैं कि एस्टिक प्रॉब्लम है, एस्टिक मतलब धुंधला दिखना, इस टाइप की। रिफ्लेक्शन एक प्रकाश का गुण है। अब ये कह रहा है सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो गाइस इसमें देखो, व्यवहारिक सिद्धांत, और इंग्लिश में क्या लिखा है? इनसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनसाइटफुल जो है वो गलत है, इसमें बिहेवियरिज्म आना था, इसलिए इसके भी बॉन्ड अंक दिए गए हैं। बट यहाँ आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि इनसाइटफुल थियोरी जो है वो फिर क्या है? इसका अर्थ है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब पूछ रहे हैं कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो नीचे व्याख्या में देखना, कोहलर, कोफा एवं बर्दिमन ने दिया। और फिर आता है कि व्यवहारिक सिद्धांत की बात हो रही है, तो व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया? तो गाइस इसमें व्यवहारिक वॉटसन, वह है ना, तो इस तरह याद करना है, व्यवहारिक वॉटसन। अन्य व्यवहारवादियों में थॉर्नडाइक, क्लॉर्क और हल एवं स्किनर भी आते हैं। अगर ये तीनों देखे और पूछे इनमें से कौन सा या सभी, तो आंसर आएगा इनमें से सभी। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है गाइस? थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के जनक कौन है? इसके है गार्डनर। थियोरी ऑफ मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस के जनक है गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में किया। उन्होंने सर्वप्रथम 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया। अब देखिए इसमें ना, ये पूरा जो आप देख लेना इसे, इन्होंने कहा कि 7 प्रकार की बुद्धि का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन कब किया? उन्होंने किया था बहुत पहले, जब उन्होंने 1983 में ये दिया ना सिद्धांत, तब। अभी जो है देखिए 2000 में, 2000 लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है, उन्होंने 9वां प्रकार भी इसमें जोड़ दिया, इसलिए अभी जो बुद्धि के सिद्धांत कितने हो गए गार्डनर के अनुसार? 9, है ना। और 9 होने के बाद ही 9th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? तो देखिए इसका आंसर है वाई गोट्स्की ने दिया था। और सामाजिक रचनावाद, अगर इसको याद करने का तरीका ये है कि गाइस देखो, समाज जो होता है ना, समाज में हमारे कई सवाल उठते हैं, हम लोग समाज में सवाल करते हैं हर बात पे, हैं तो सवाल करते हैं, तो इसका मतलब वाई नहीं होता, क्यों, ये पूछते हैं लोग, ये काम क्यों हुआ, तो क्यों सामाजिक रचनावाद, इस तरह इसको लिंक करके आप याद कर सकते हैं। और ये रूसी वैज्ञानिक थे, ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं, इसको नहीं देख, रूसी क्या थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली इसमें कहा है कि जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए कौन सी चीज़ यूज़ नहीं की जाती? तो इसमें ना बड़े प्रिंट की किताबें, वाणी संश्लेषक, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें, ये सब जो हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। देखो बड़े प्रिंट की किताबें होगी तो वो तो उनको दिख जाएगी, बोल के अगर हम कुछ उन्हें बताएंगे तो वो भी दिख जाएगा, और बड़ी कंप्यूटर की किताबें हैं वो भी उन्हें दिखेगी। और पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक जो होता है, अनुपूरक कुछ भी हो सकता है आपका, ऑडियो वगैरह कुछ भी। तो ये कह रहा है कि ये जो सब चीज़ें हैं दृष्टिवादी सिद्धांत के लिए समस्या नहीं है, इसलिए ना इसका बॉन्ड अंक मिला है, क्योंकि इन्होंने कोई रोंग नहीं दिया, पूछा रोंग है। हाँ, हम जल्दी से स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। श्रवण में विकृति की माप की जाती है।
अब ये कह रहा है श्रवण में विकृति की माप किससे, ये कह रहा है मतलब हम सीधा सा बोलें तो ट्राइपॉड हिल गया यार, बार बार फिर प्रॉब्लम कर रहा है। ये कह रहा है कि श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल में। तो सुनने वाली समस्या हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। और इसमें व्याख्या में देखिए, श्रवण की क्षमता मापने की इकाई डेसिबल है। भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार जब कोई व्यक्ति 70 डेसिबल को भी न सुन सके तो व्यावसायिक बाध्यता मानी जाती है। और 80 से ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में माना जाता है, कि मतलब बहरा कह सकते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने, हाँ प्याजे कह रहा है कि एक ऐसा लेवल आता है जिसपे बच्चे है ना सवाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं, तो वो कौन सी स्टेज होती है, तो इसमें वही आएगा प्री मोटल वाली, पोस्ट वो होते हैं ना इंग्लिश में, तो इसी को हम पूर्व संचालन बोला इन्होंने, तो इसमें आंसर आ जाएगा पूर्व संचालन। प्याजे की पूर्व संचालन अवस्था 2 से 7 वर्ष बताई उसने, तो लेकिन उसने कहा कि पूर्व संचालन अवस्था ना इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत प्रगत काल। तो गाइस पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है 2 से 4 है, और अंत प्रगत काल जो होता है 4 से 7 हो जाएगा। अब एक सवाल और है कि ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं, तो 1 साल में बोलने लग जाते हैं। आपको ऐसे याद रखना, 1 साल का बच्चा जो है वो प्रथम सार्थक सही तरीके से शब्द बोलेगा, प्रथम पहला शब्द, तो 10 से 13 महीने आ जाएगा। अभी इसमें एक और बनता है कि 25 सप्ताह का शिशु ध्वनि निकालना प्रारंभ कर देता है, तो इसे भी याद रखना, ध्वनि निकालना कब प्रारंभ करता है, 25 सप्ताह का बच्चा। और उसके बाद देखिए, सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किससे हेतु किसे श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा स्टनबर्ग को, रॉबर्ट जो है स्टनबर्ग है, तो इसके माना जाता है बुद्धि वाले को। अब देखो इन्होंने क्या किया, त्रितंत्रीय त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने बुद्धि के भी 3 घटकों का उल्लेख किया है। तो गाइस इसमें क्या माना जाएगा कि बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्वेश्चन बन रहा है, रॉबर्ट स्टनबर्ग ने। बुद्धि वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, अच्छी तरह से पढ़ लेना बुक से। और अब देखिए आईक्यू लेवल वाला, आईक्यू लेवल का तो एक अलग से डायग्राम बनाना चाहिए आई थिंक। तो इसमें देखिए आईक्यू का क्या होता है, इसमें पूछा है कि शिक्षणीय वर्ग को चुने, आईक्यू के लिए पूछा है। तो इसमें इन्होंने बताया कि 25 से जो है ना, जिन बालकों की बुद्धि लेवल आईक्यू 25 होती है ना, वो जड़ होते हैं, 25 से नीचे तो 0 ही होगा फिर। और ये कह रहा है कि 25 से 49 के बीच है ना, वो भी मूड होते हैं, मूड कहलाते हैं। इन बालकों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है और पूर्णतः अक्षम होते हैं ये शिक्षा के लिए, तो ऐसे बच्चों को घर के काम में या कहीं लगा दिया जाना चाहिए। उसके बाद आ रहा है हमारा, ये बता रहा है आगे इसी सवाल को, ये बता रहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 50-69 होती है ना, उन्हें मूर्ख कहा जाता है। एक चार्ट है गाइज, उस चार्ट को याद कर लेना, कि आपके पास कोई भी बुक है उसमें बुद्धि का एक चार्ट दिया हुआ है, हमें टाइम मिलेगा तो हम भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और बुद्धि के अंदर 1 नहीं 2 सवाल बन सकते हैं, जरूर आएंगे। बुद्धि वाला जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मंद बुद्धि क्या होता है, 80 और 89 बुद्धि लब्धि वाले बालक मंद बुद्धि कहलाते हैं। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल भी आनुवंशिकता की इकाई क्रोमोसोम होते हैं, जीन होते हैं, जीन होता है, सॉरी जीन होते हैं, हाँ जीन होता है, पढ़ते हैं इसको। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए नामक आनुवंशिक सामग्री से बने होते हैं। जीन आनुवंशिक लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जीनों के द्वारा ही हमारे आनुवंशिक जो गुण होते हैं दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है, देखो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण उन्होंने पूछा है, तो इसमें लिखना आएगा सूक्ष्म चलन पूछा है इन्होंने। अगर ये पूछता ना स्थूल चलन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फाइन मोटर स्किल क्या होती है, क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है, तो यही कर रहे थे हम। चलन जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल चलन होता है और
सूक्ष्म चलन कौशल होता है। तो देखिए स्थूल चलन के अंदर क्या होगा, स्थूल चलन मतलब चलना, कूदना, दौड़ना सब इंक्लूड होता है। और उसके बाद हमारा सूक्ष्म चलन होता है। सूक्ष्म चलन के अंदर हमारा जैसे कुछ चीज़ लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, ये सब आएगा। स्कीमा का मतलब क्या होता है गाइस? स्कीमा का मतलब होता है लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का, यानी सिंपल भाषा में बताए तो स्कीमा का अर्थ होता है कि लंबे समय तक कोई चीज़ जो है दिमाग में फिट रहना। और स्कीमा का इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। स्कीमा की अवधारणा पर अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? जीन पियाजे ने किया था 1923 में। और उसके बाद जो है 1932 में बार्टलैंड, ये बार्टलैंड वगैरह ये नहीं आएगा, सिर्फ आपको जीन पियाजे का नाम याद रखना है। 1923 में स्कीमा का अध्ययन किया था। उसने मतलब इसके बारे में सर्वप्रथम विचार दिया, अवधारणा दी। उसके बारे में उदाहरण के लिए ये स्कीमा के बारे में बता रखा है कि सर्वप्रथम हम हमारे मस्तिष्क में ये ज्ञान व्यवस्थित करेंगे कि दरवाज़ा क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद हम हमारे मस्तिष्क में दरवाजे से संबंधित जो है ज्ञान को श्रेणीबद्ध करते हुए दरवाजों के प्रकार से संबंधित उनको कितने प्रकार के होते हैं, जैसे फिसलने वाले, यानी हमारा जैसे आप बोल ले सकते हैं, फुटबॉल की बोल ले सकते हैं, तो फुटबॉल की बोल की हम बात करेंगे तो बोल का नाम लेते ही हमारे सामने पिक्चर आ जाएगी दिमाग में ना, कि गोल होती है, कैसी होती है, तो हम डायरेक्ट उसके बारे में लिख देंगे ना। तो ये ही स्कीमा है कि दिमाग में किसी चीज़ का आइडियाज़ लेके उसका फीड होना। उसके बाद है ना, निम्न में से कौन जो है कौन से, इसमें देखना भाई, सॉरी थोड़ा, निम्न में से कौन से ऑटिज्म याद रखना गाइस इसको इंग्लिश में। ऑटिज्म के लक्षण क्या है? तो इसमें लिखा है कि सभी हैं। ऑटिज्म पता ही है, हमारा पहला क्वेश्चन ही ऑटिज्म पे था कि संवलिनता का एक प्रकार जो होता है, संवलिनता एक प्रकार का विकार है हमारे। क्या विकार है? हम चीज़ें जो है बार बार बोलते हैं, कुछ शब्द, हमारी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हमारा संप्रेषण मतलब दूसरों से वार्तालाप करना भी कम हो जाता है। इस टाइप का जो है ये आएगा। अभी देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। तो इसमें क्या आएगा 20 के अंदर? देखिए मात्रात्मक व्यक्तिगत जो है क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि। यानी हाँ, अगर किसी की क्वांटिटी है, नहीं किसी का, हम कह सकते हैं एक तो क्वालिटी होता है, एक क्वांटिटी होता है। तो हमारा मतलब ये ग्रोथ जो हो रहा है ना, वृद्धि जो हो रही है, उसमें क्या है, हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है, मात्रात्मक का मतलब वृद्धि हो रही है व्यक्तित्व में। किशोरावस्था में बच्चे के उचित विकास है तो माता पिता शिक्षक निम्न कार्य करते हैं। क्या करते हैं भाई बच्चों के लिए? तो इसके अंदर कह रहा है सभी काम करेंगे। क्या करेंगे? उसको लिंग की शिक्षा देंगे, उसको उचित वातावरण प्रदान करेंगे, परामर्श एवं मार्गदर्शक सेवा की व्यवस्था भी करेंगे, है ना। सब हो गया। तो किशोरावस्था क्या है? मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना जाता है। कौन सा? बसंत काल। और 12 से 19 वर्ष, एक एक क्वेश्चन बन रहा है। बसंत काल का कहलाता है किशोरावस्था, 12 से 19 वर्ष होती है। किशोरावस्था में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। प्रमुख विशेषताएं हैं समर्पण की भावना, आदर्शवादिता, दीवाशोपन, काम चेतना में वृद्धि, द्वंद्वात्मकता। अब ये डेफिनेशन जरूर देख लेना, ये बहुत बार आ चुकी है, इंपॉर्टेंट भी है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? देखो, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है, तो स्टेनले हॉल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? देखिए, सवाल को समझना है कि व्यक्तिगत भिन्नता है अलग अलग स्टूडेंट के अंदर, और इसका सम्मान करेगा वो ये नहीं चाहता टीचर कि व्यक्तिगत भिन्नता दिखाए स्टूडेंट को, सबको इक्वल मानेगा। तो एक शिक्षक क्या आशा की जा शिक्षक से? कि योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, और या फिर पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण गतिविधियों को समय। इसमें यह आएगा कि बच्चों को वो क्या करेगा, सबको समूह में भी बांटेगा, एक साथ ही रखेगा, मतलब योग्यता अनुसार समूह बना देगा, पाठ्यक्रम को डिस्कस करेगा और अपनी विधियों को भी समायोजित करेगा। लेकिन बच्चों को क्या है, स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये नहीं करेगा। स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कहेगा भी तुम खुद ही पढ़ो, ऐसा टीचर का राइट्स में नहीं आता। और यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र, मानसिक उम्र 9 साल है, तो उसकी देखिए, इसका एक सूत्र है गाइस। इसमें देखिए नीचे जो इसका बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र दिया हुआ है, IQ = MA/CA × 100। तो IQ जो होता है हमारी बुद्धि लब्धि होती है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और मानसिक आयु, मेंटल जो है हमारा ये इस। देखिए, अब हमें याद करना है, इसका सूत्र भूल जाते हैं बच्चे, तो इसको याद करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है, MA/CA। MA करके मैंने CA किया, तो MA पहले आ जाएगा
बटा में CA और इंटू 100। तो इसमें MA भी 9 है इस सवाल में और CA भी 9 है, और हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 9 से 9 कट जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हमारा कितना 100 से थोड़ी सी नीचे वाली हमारी बुद्धि लब्धि क्या है हम देखते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो इसका आंसर दिया हुआ है, इसकी बुद्धि लब्धि होगी 92 109 के बीच दिखाया है 90 से। तो ये कौन सी होती है? औसत बुद्धि कहलाती है इसे, है ना। तो औसत बुद्धि का ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। आत्म केंद्रस्थ यानी ईगो सेंट्रिज्म, मतलब बच्चों को एक दूसरे से नज़रिए में फ़र्क क्या करता है, बच्चे जो ना अपना आप को ईगो मतलब थोड़ा ईगो पाल लेते हैं, तो ये आत्म केंद्रित हो जाते हैं। इसी बात को इन्होंने बोला है कि बाल्यावस्था में के दौरान एक दूसरे के नज़रिए में फ़र्क जो होता है ये ईगो सेंट्रिज्म या आत्म केंद्रस्थ से होता है। इसके नीचे दिया हुआ है, इसका कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये देखने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? देखिए क्रियात्मक शोध जो होता है उससे बोला क्या चीज़ संबंधित नहीं है, तो क्रियात्मक शोध जो होता है वो हमारी समस्याओं के समाधान में सहायक होता है और त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर भी केंद्रित होता है, रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। और ये इसके अंदर सिर्फ क्या चीज़ नहीं है, इसके अंदर सिद्धांत निर्माण नहीं आता। तो क्रियात्मक शोध में सिद्धांत निर्माण नहीं आएगा। अब देखिए थोड़ा सा नीचे व्याख्या देख लीजिए। क्रियात्मक शोध से अभिप्राय विद्यालय में संपादित की गई उस क्रिया से है जिसके द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार, संशोधन एवं प्रगति के लिए विद्यालय के अभ्यासकर्ता जैसे शिक्षक, निरीक्षक जो भी है वो क्या करते हैं, समाधान खोलते हैं समस्या का। तो इसमें क्या होता है कि हम समस्या का क्रिया मतलब करना, एक्शन, है ना। तो ये जो एक्शन रिसर्च होता है तो इसमें क्रिया क्या होता है, क्रिया के द्वारा किसी समस्या का समाधान देखना, न कि सिद्धांत निर्माण होना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है तो शिक्षक को क्या मतलब निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। अब थॉर्नडाइक का तो प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत यही तो है, प्रयत्न भूल का सिद्धांत। तो इसमें देखिए हमें नहीं देखना है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या नहीं है, तो इसमें 2 नंबर है वो नहीं आएगा। बच्चों को नई चीज़ें सीखने तो खोज विधि के लिए उन्मुक्त किया जाना चाहिए। वो कह रहा है खोज विधि नहीं होनी चाहिए, एक तो बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, हाँ उन्हें कार्य करने के लिए तैयार करता है, अभ्यास के लिए जो है ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत बोलता है, और उन्हें पुरस्कार के लिए भी बोलता है। तो अब देखिए व्याख्या में देखिए, मनोवैज्ञानिक थे, पशुओं पे प्रयोग किए, बिल्ली पे प्रयोग किए उसने, भूखी बिल्ली पे, और उसे क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रयास त्रुटि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयास त्रुटि प्रयत्न भूल। शिक्षा के नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो शिक्षक के कार्य क्या नहीं है, ये तो है भाई एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये तो शिक्षक का कार्य है। दूसरा, शिक्षक को खुद को जो है व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यवस्थित रखना, ये गलत है, ये नहीं आएगा। बस इसे देख लो कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यवस्थित रखना, ये नहीं आएगा। उसके बाद जो है ना आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाँ इसी क्वेश्चन की व्याख्या में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 है गाइस, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान का प्रावधान है। लेकिन इसमें एक धारा 28 है जिसके तहत क्या है, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ट्यूशन लेने को प्रतिबंध, यानी शिक्षक को व्यक्तिगत ट्यूशन लेने को प्रतिबंधित किया गया है, धारा 28। अब देखिए फ्राइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइड जो है इड ईगो ये सब देने वाला है। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से इसमें ब्रैकेट में लिखा है सभी नियमता जीवन की सत्यता नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। तो इसमें लिखा है सुपर ईगो तो होता है ना, वो होता है कि जैसे हम कहते हैं कि 70 साल का व्यक्ति हो गया, या फिर हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ना उसमें ना तो ईगो है ना ही इद है ना ही उसमें अहम है, तो वो क्या है सुपर ईगो की पोजीशन में आ गया है। मतलब वो बहुत उसको क्या है कि नैतिकता का उसको पूरा ज्ञान हो गया है, नैतिकता सामाजिकता। तो अभी इसमें बताया है फ्राइड मनोवैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 3 चीज़ें बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस तीनों। एकदम मतलब इड अचेतन मन से जुड़ा हुआ है, इसमें सही गलत का ध्यान नहीं रहता, इसमें व्यक्ति इच्छा के जागृत होते ही बिना परिणामों के बारे में सोचे उसे हाँ, जैसे कई बार हम देखते हैं समाज में कोई भी चोरी कर रहा है, उसे पता नहीं होता कि ये गलत काम करता है, उसे कि चोरी का क्या रिजल्ट हो गया, वो अपने आवेश में जाके और चोरी कर लेता है। तो उसे इस तरह का जो ना उसे सही गलत का पता नहीं होता और वो अपने एक्शन ले लेता है। अहम जो होता है ना उसमें क्या होता है,
और देखो ईद जो होता है ना वो हमेशा अचेतन मन से होता है, चेतन नहीं होता तब तक, मतलब इंसान जागृत नहीं होता इतना, और अचेतन मन से ही उसे वो बोलेगा कि ये काम करो। और चेतन अर्धचेतन मन के अंदर क्या होता है, अहम होता है। अनुचित उचित का ज्ञान तो होता है बट फिर भी हमें अहम होता है, परा अहम होता है, चेतन मन से जुड़ा होता है, इसमें सामाजिकता नैतिकता का ध्यान रखा जाता है। जब कोई जो है बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? अल्फ्रेड एडगल ने सॉरी अल्फ्रेड एडलर एक ऑस्ट्रेलियाई मनोचिकित्सक से, उनका मानना है कि हीन भावना व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी योग्यता को कम समझने या अनिश्चित होने की भावना ही हीन भावना कहलाती है। तो ये बोल रहा है अभी, हीन भावना व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपनी योग्यता को कम या अनिश्चित होने की भावना। ये बोल रहा है कि किसका सिद्धांत है ये, हमारी जो ऊपर जो बारंबार कमजोरियों में निकालने में असफल होता है अपनी जो है, तो इसमें ये अल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत है। थोड़ा सा देख लेना, ये सवाल वापस तो एग्जाम में आएगा नहीं, इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये एडलर जो वगैरह जो भी। तो अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पत्ति जिस पर बांडुरा और वोल्टर ने बल दिया वह कौन सी है? ये है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अल्बर्ट बांडुरा एवं वोल्टर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इसमें निरीक्षण युक्त अधिगम का या अनुकरण पर बल दिया है। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल एवं आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के अनुसरण के माध्यम से एक दूसरे सीखते हैं। अत्यंत जो है निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जो है जिस पर बांडुरा और वोल्टर ने बल दिया वह क्या है? निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। निरीक्षण युक्त अधिगम और अनुकरण है। बांडुरा का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेना है ना। 2-4 बुद्धि वाला, बांडुरा वाला और ये जो थॉर्नडाइक के, स्किनर के कुछ जो है ये सिद्धांत है, इनको जरूर देख लेना। इसी के साथ जो है ना हमारा इसे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा और वोल्टर ने बल दिया वह कौन सी है? निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अब देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा वोल्टर ने, नीचे व्याख्या में दिया है, और इसी के साथ उन्होंने निरीक्षण और अनुकरण पर बल दिया था। तो ओके गाइज, इसी के साथ हमारा जो है फर्स्ट अभ्यास का जो हमारा ओल्ड पेपर्स जो था साइकोलॉजी का वो हमारा एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। और हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर है या 12 का, देखेंगे जो भी है। और चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और इससे पहले वाला वीडियो जो है जिसमें हम आपको इसका शायद पहला पार्ट मिलेगा, 10 मिनट का वीडियो, उसे ज़रूर देखना। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये क्वेश्चन देखो पुराने पेपर, इसमें ये देखना है गाइस जो हमने बताया, मतलब कौन सा एक जो क्वेश्चन है उसके साथ कौन सा मतलब क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें वो देखना है। तो ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं इनके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक्स जो है कवर हो रहे हैं। तो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।